हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2022 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रबंध प्रकृति एवं महत्व इकाई 1। पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस प्रश्न बैंक में हर चैप्टर पर मिलने वाला है। उसके बाद रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी मिलाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 32 अंकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य और असत्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर उत्तर भी दिया गया, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, थोड़ा थोड़ा भी करके अगर याद करते हैं तो बहुत सारा चीज़ याद हो जाएंगे। 18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है एमपी बोर्ड का, तो अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से अंक प्राप्त करना है। अति लघु त्रिप्रश्न। यहाँ पर प्रश्न 1, प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है? इसमें से आप एक चॉइस कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है, तो उनको यहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे कि प्रबंध एवं प्रशासन में 2 अंतर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों का वर्णन करना है। 3 स्तर होते हैं, शीर्ष स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध, पर्यवेक्षकीय प्रबंध। उसके बाद प्रबंध और संगठन में 2 अंतर लिखना है। तो अंतर वाले प्रश्नों को, सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। प्रबंध एक पूर्ण पेशा नहीं है, इसके कथन को 2 तर्कों से स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रबंध की 2 प्रमुख सीमाएं लिखिए। प्रबंध का परिवर्तनशील होना, मानव व्यवहार की अनिश्चितता। प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से इस उत्तर को अच्छे से पॉज डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो मैंने बता दिया है कि पीडीएफ किस तरह से डाउनलोड करना है, तो वहाँ से पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत पहले आपको बता दिया था कि इसी तरीके के पैटर्न सारे चैप्टर्स पर होने वाला है। तो इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 32 अंकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है विश्लेषणात्मक प्रश्न दिया गया, एनालाइजिंग क्वेश्चन। टेलर एवं फ्यूल के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्ययन का आधार, विचारधारा, कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता। छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट बना दिए गए, इन्हें से आप याद कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ अथवा गुण बताना है। समय अध्ययन एवं गति अध्ययन में अंतर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये अंतर है। इस तरह से 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों को समझाना है, तो यहाँ पर निम्न बिंदुओं पर है। पहला है कार्य संबंधी अनुमान, उत्तम सामग्री की व्यवस्था, अपवाद का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व किन्हीं 4 बिंदुओं पर समझाना है। तो प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व में पहला आ जाएगा कार्य कुशलता में वृद्धि, प्रबंधकीय कार्यों में सरलता, शोध कार्य में सहायक, मानवीय संबंधों की रचना। तो इसी तरीके से छोटा छोटा यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, इसी के आधार पर याद करने हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं लिखना है। यहाँ पर 8 विशेषताएं दिए गए, इनमें से 5 विशेषताएं जरूर याद करना है। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को बताना है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व, फिर कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। उसके बाद वैश्विक पर्यावरण। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, इसका उत्तर यहाँ पर नीचे दिया गया है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके उत्तर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में नवीन आर्थिक नीति अपनाए जाने के कारण बताना है। भारत में वैश्वीकरण की 2 उद्देश्य लिखना है। तो उद्देश्य क्या है? उत्पादक में वृद्धि, प्रतियोगिता। भारत की 4 आर्थिक नीतियाँ
के नाम बताने हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और मौद्रिक नीति। सन 1991 के पश्चात भारत में नवीन आर्थिक नीति अपनाए जाने के क्या कारण थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 पॉइंटों में दिया गया है। इनमें से 5 से 6 पॉइंट अच्छे से याद कर लेंगे। वैश्विक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो इसमें 2 अंक या 3 अंक वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। उसके बाद नियोजन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं देखते हैं। पहले तो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर 6 खाली स्थान के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। नियोजन एक मानसिक कार्य स्पष्ट करना है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण, नियोजन जरूरी है, इसको समझाना है। नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध होता है उनको बताना है, और उसकी परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, इनको स्पष्ट करना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिर एनालाइजिंग वाला क्वेश्चन है, बजट तथा कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट करना है, तो इसमें 4 अंतर दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से याद करना है। छोटा छोटा यहाँ पर पॉइंटों पर दिया गया है। उसके बाद नियोजन के प्रमुख तत्व, ये क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, पूरे अच्छे से याद करना है। लक्ष्य या मिशन, उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है यहाँ पर नियम, किन्हीं 4 पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे। पद्धतियाँ, जितना ज़्यादा आपको दिए रहेंगे उतना ज़्यादा याद करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर 4 पॉइंट दिए रहते हैं, चारों पॉइंट में से किसी पॉइंट अगर अच्छा नहीं लगता तो आपको दूसरे पॉइंट को याद करने पड़ते, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर विकल्प दिए गए उतना आसान होगा याद करने के लिए। उसके बाद नियोजन करते समय क्या बाधाएं समस्या आती है स्पष्ट करना है। भावी घटनाओं की अनिश्चितता, समय तथा साधनों का अपव्यय, सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई, इस तरह से सारे पॉइंटों को याद करने हैं। नीतियां एवं कार्यविधियों में अंतर स्पष्ट करना है। निर्धारण का स्तर, अवस्थाएं, उद्देश्य, निर्णयों में स्वतंत्रता, मार्गदर्शक, फिर नियोजन के उद्देश्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको करने ही करने हैं, अच्छे से करना है। और उसके बाद पूर्वानुमान लगाना, लक्ष्यों की प्राप्ति, जोखिम तथा लाभ की संभावना ज्ञात करना, निश्चितता, भावी योजना, तो इनमें से 4 पॉइंट को याद करना है। उसके बाद इकाई 5 संगठन वाला चैप्टर मिल जाएगा। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से भी मिल जाएंगे, उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य और असत्य बताना है, और सही जोड़ी मिलाना है, तो ये सारे चैप्टर पर ऐसे ही दिए रहेंगे। उसके बाद संगठन के कार्य बताना है, संगठन के कौन कौन से कार्य होते हैं। ये थोड़ा सा लघुत्तरी प्रश्न है, तो लघुत्तरी टाइप के आपको याद करने, 2 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते, 3 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कार्यात्मक संगठन के 2 दोष बताना है। अनौपचारिक संगठन के 2 गुण लिखना है, तो यहाँ पर 2 गुण कौन कौन से, या जानबूझकर स्थापित नहीं किया जा सकता, लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं, संगठन का महत्व बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, विकास व उत्पादकता को बढ़ावा, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, रेखा एवं कर्मचारी संगठन के अंतर बताने हैं। रेखा संगठन और कर्मचारी संगठन के बीच क्या अंतर है, यहाँ से देख सकते हैं 2 अंतर दिए गए, एक उद्देश्य के आधार पर और दूसरा अधिकार सत्ता के आधार पर। संगठन के उद्देश्य और नियोजन के उद्देश्य, ये क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से करना है। इसका उद्देश्य क्या होता है, संगठन का उत्पादन में वृद्धि करना, विशिष्टीकरण, समय तथा श्रम में मितव्ययता। उसके बाद अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर लिखना है। इस तरह से आपको अंतर को याद करने हैं। इसमें 4 अंतर दिए गए, उत्तरदायित्व का हस्तांतरण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर दिए गए हैं। संगठन प्रक्रिया को समझाना, इसकी प्रक्रिया चरण में क्या क्या होते हैं, कार्यों का निर्धारण, क्रियाओं का वर्गीकरण, कार्य का आवंटन, अधिकार देना, समन्वय एवं संतुलन। मूल्यांकन 6 पॉइंट दिए गए, किन्हीं 4 पॉइंट को अच्छे से याद करेंगे।
उसके बाद विभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन में अंतर लिखना है। इस तरह से इसके अंतर 3 अंतर दिए गए, प्रकृति के आधार पर, विशिष्टीकरण के आधार पर, संगठन की इकाई के आधार पर दिए गए, तो इसको अच्छे से करना है। उसके बाद एक अधिकार अंतरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला, कार्यभार सौंपा जाना, अधिकार प्रदान करना, जवाबदेही, उत्तरदेयता की निश्चित करना। तो ये 3 दिए गए हैं, तीनों तत्वों को अच्छे से याद करने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सभी क्वेश्चन के साथ बोर्ड एग्जाम में विकल्प दिए जाएंगे, तो किन्हीं 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना रहेगा। संगठन की विशेषताएं बताना है। उसके बाद इकाई 6 नियुक्तिकरण के बारे में दिया गया है। तो नियुक्तिकरण चैप्टर, सारा चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव तो दिए ही रहेंगे, तो इस तरह से आपको सारे को देख लेना है। उसके बाद भर्ती की किन्हीं 5 बाह्य स्रोतों और आंतरिक स्रोतों को आपको समझाना है। तो बाह्य स्रोत में विज्ञापन, पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी की सिफारिश, अनियमित आंदोलन, आवेदन। उसके बाद प्रतिनियुक्ति, ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, इसको अच्छे से याद करेंगे। पहला पॉइंट विज्ञापन, पूर्व कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी की सिफारिश, अनियमित आवेदन। उसके बाद है प्रतिनियुक्ति। उसके बाद भर्ती और चयन में अंतर बताने हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्ती और चयन में क्या अंतर होते हैं उनको बताना है। यहाँ पर 5 अंतर दिए गए। स्टाफिंग का महत्व बताना है, तो यहाँ से स्टाफिंग के महत्व का देख सकते हैं। उपक्रम की सफलता का आधार, कार्य संपादन के लिए आवश्यक औद्योगिक विकास में सहायक। उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, मानव संसाधन विकास, ये 5 पॉइंट दिए गए। प्रशिक्षण की 4 विधियों में संक्षेप में समझाना है, यहाँ पर पूरा दिया गया है, इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारे पॉइंट को याद करने हैं, इस तरह से। उसके बाद प्रशिक्षण और विकास में अंतर लिखना है, तो यहाँ पर पूरे अंतर दिए गए। अर्थ, सीखने का क्षेत्र, उपयुक्तता, उद्देश्य और विधियाँ, 5 अंतर यहाँ पर दिए गए। सारे को यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो PDF डाउनलोड कर ले पूरा। भर्ती के आंतरिक स्रोत बताने, पहले बाह्य स्रोत बताए थे, फिर आंतरिक स्रोत, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस तरह से आपको पूरे देखना है। कर्मचारियों की पदोन्नति, उसके बाद कर्मचारियों का स्थानांतरण, अतिरिक्त कर्मचारियों का स्थानांतरण, कर्मचारियों की पदावनति। उसके बाद चयन प्रक्रिया को समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की जांच, चयन परीक्षा, साक्षात्कार, संदर्भ परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, विभागाध्यक्ष की स्वीकृति, कार्य पर नियुक्ति, 5 पॉइंट इसमें से याद करेंगे। फिर निर्देशन का दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले दिए गए हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन लोग को देखते हैं। नेता एवं प्रबंधक के बीच 3 अंतर लिखना है। निर्देशन के कार्य बताने, पर्यवेक्षण, उसके बाद नेतृत्व आ जाएगा। पूरा पॉइंट आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको उत्तर देना है। संदेश अभिप्रेरण, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर बताना है। तो पहला आपको स्थापना के आधार पर, फिर मार्ग दिया गया है, और फिर प्रसार की गति, स्रोत की पहचान। तो इसी तरीके से आपको अंतर लिखने हैं। धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी पर इंक्लूड कीजिए और इसको अच्छे से याद करना है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं बताना है, एक सतत प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताना है। अभिप्रेरणा का संबंध प्राकृतिक व्यक्ति से है, उसके बारे में। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद चौथे पॉइंट पर, अभिप्रेरणा व्यक्तित्व के अंदर से ही आती है, एक अच्छे नेता के गुण बताने हैं। तो यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए, आप किन्हीं 4 या 5 पॉइंट को याद कर सकते हैं। निर्देशन के तत्व बताने हैं, पहले पर्यवेक्षण आ जाएगा, फिर नेतृत्व आ जाएगा। सारे पॉइंट यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है, उनको भी समझेंगे और उसके बाद उनको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा देना है। संदेश वाहन,
उसके बाद अभिप्रेरण, फिर संप्रेषण के तत्व बताने हैं। सारे पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट दिए गए, तो किन्हीं 4 या 5 पॉइंट को इससे याद कर लेंगे। पर्यवेक्षण का महत्व लिखना है। यहाँ पर भी पहला पॉइंट दिया गया संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, कर्मचारियों का मार्गदर्शन, सहज एवं शीघ्र संप्रेषण है, अनुशासन। इकाई 8 फिर नियंत्रण से दिए गए। नियंत्रण में फिर से वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रश्न बैंक में भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, चाहे तो आप प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन से देखें, वहाँ पर भी इसका उत्तर दिया गया है। आपके उत्तर यहाँ से शुरू होते हैं। नियंत्रण की सीमाएं बताना है, बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण समन्वय नहीं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का निर्धारण कठिनाई, उसके बाद नियंत्रण लागत की समस्या, प्रमापों के निर्धारण में कठिनाई, उसके बाद नियंत्रण की विशेषताएं बताना है। यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। बजट नियंत्रण का महत्व बताना है, तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट वाइज दिए गए, निम्न बातों को स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट वाइज सारी चीज़ को समझाया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नियंत्रण के किन्हीं 3 सिद्धांतों को बताना है। उसके बाद है प्रमापों का निर्धारण करते समय सावधानियां किन बातों का रखना चाहिए, उनको बताना है। यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए, छोटा छोटा पॉइंट है, ये याद कर सकते हैं। उसके बाद नियंत्रण की विशेषताएं बताना है, तो प्रबंध का कार्य, प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होना, सतत प्रक्रिया होता है, वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर विचार और अंतिम कार्य। नियंत्रण की 3 विधियां बताना है, अवलोकन द्वारा, लिखित निर्देश द्वारा, नीतियों द्वारा। उसके बाद वैसायिक वित्त से प्रश्न दिया गया है, इकाई 9। यहाँ से क्या क्या देखना है उसको देखते हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न बैंक से भी देख सकते हैं। वित्तीय योजना के 3 उद्देश्य बताना है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। उसके बाद वित्तीय प्रबंध के कार्य बताने हैं, तो कार्य यहाँ पर वित्तीय क्रियाओं का नियोजन करना, वित्तीय क्रियाओं का संगठन, वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण, वित्तीय नीतियों का निर्धारण। उसके बाद वित्तीय नियोजन का महत्व बताने हैं, तो ये पहला पॉइंट बना हुआ है, उपक्रम की सफलता का आधार, इसका इम्पोर्टेंस होता है वित्तीय नियोजन का। उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, प्रवर्तन की सफलता का आधार, उपक्रम का विकास एवं विस्तार। श्रेष्ठ वित्तीय योजना के 3 लक्षण लिखिए, तो यहाँ से देख सकते हैं। पूंजी का अनुकूलतम प्रयोग, लोच, आकस्मिकताओं का पूर्व अनुमान। वित्तीय नियोजन के प्रकार बताने हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और उसके बाद दीर्घकालीन। उसके बाद वित्तीय बाजार का देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट का ये यूनिट है। इस तरह से आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि इस बार ऑफलाइन ही एग्जाम्स होंगे। एक वित्तीय बाजार के क्या क्या कार्य होते हैं उनको बताना है। मूल्य खोज में सहायक, वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करता है। व्यवहारों की लागत कम करना, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बीच अंतर, अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी पर आता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। जो भी 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पर जो भी आए होंगे उन क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। प्री बोर्ड के क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, मॉडल पेपर पर क्या दिए गए थे। मॉडल पेपर के 10 से 20% क्वेश्चन फंस जाएंगे तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उसको एक आइडिया के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी नहीं है। जितने क्वेश्चंस आएंगे वो प्रश्न बैंक और बुक एनसीईआरटी के आधार पर ही आने वाले हैं। उसके बाद प्राथमिक बाजार और गौण बाजार यानी कि द्वितीयक बाजार में क्या अंतर होते हैं उनको बताना है। देखो टाइटल चेंज करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक बाजार एवं गौण बाजार में अंतर लिखना है, जबकि गौण बाजार को द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है। इस तरह से आपको अंतर लिखना है। उसके बाद बहुत सारे अंतर दिए गए, 4 अंतर को अच्छे से याद करने हैं। पूंजी बाजार का महत्व बताने हैं, पूंजी निर्माण में वृद्धि, औद्योगिक विकास में सहायक, विनियोग में वृद्धि, प्रतिभूतियों में अधिक तरलता, विदेशी विनियोग में वृद्धि करना। तो इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं और इसी तरीके से आपको याद भी करने हैं। उसके बाद सेबी का प्रमुख कार्य बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी प्रश्न। निवेशकों की सुरक्षा, बचतों का नियमित प्रवाह,
दलालों पर नियंत्रण, व्यवहारों में पारदर्शिता और आंतरिक ट्रेडिंग। उसके बाद विपणन का देखते हैं, विपणन में से कौन कौन सा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रश्न बैंक या यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, पीडीएफ तो बता दिया है कैसे डाउनलोड करना है। विपणन की परिभाषा लिखना है, विपणन की उत्पादक अवधारणा में अंतर बताइए, लेबलिंग के कार्यों का वर्णन करना है, पॉइंट वाइज यहाँ पर दिए गए। विज्ञापन की एक परिभाषा लिखना है, एक अच्छे पैकेजिंग की 4 विशेषताएं लिखना है, ध्यानाकर्षण, रुचि उत्पन्न करना, इच्छा बनाना, कार्यवाही करना। ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में क्या अंतर है। तो सारे क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने का अभी से प्रैक्टिस डालें। ब्रांड तथा ट्रेडमार्क में क्या अंतर होते हैं उनको बताना है। यहाँ से आपको 4 पॉइंट दिए गए, क्षेत्र, पंजीकरण, संकेत और नकल। विपणन के विभिन्न कार्यों को समझाना है, विपणन उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये प्रमुख कार्य है, नियोजन, समन्वय, संचालन व निर्देशन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन और बाजार अनुसंधान। ये 6 पॉइंट दिए गए, 4 पॉइंटों को याद करने हैं। उसके बाद व्यक्तित्व विक्रय की विशेषताएं बताना है, यहाँ से उनको देख सकते हैं। यहाँ से पूरा चीज़ आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, 4 पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, नीचे और भी पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको 4 से 5 पॉइंट अच्छे से इनमें से चूज करके आपको याद करने। विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय पर क्या अंतर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर दिया गया, क्षेत्र दिया गया है, गति प्रतिपुष्टि के आधार पर दिया गया है, लागत क्या है, लोच क्या है, उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्वों को यहाँ पर समझाना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उपभोक्ताओं की बदलती हुई रुचियों एवं स्वभाव, ट्रेडमार्क या ब्रांड में परिवर्तन, नवीन पैकेजिंग, प्रतिस्पर्धा की सीमा एवं प्रकृति, गारंटी सेवा, बट्टा नीति में परिवर्तन। तो ये पॉइंट बने हुए हैं और ये करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उपभोक्ता विपणन के बारे में दिया गया है, पहले तो ऑब्जेक्टिव, फिर उसका उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन करना है, खतरनाक माल के विरुद्ध संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सूचित किए जाने का अधिकार, ये 2 अधिकार है, छोटा छोटा पॉइंट बना सकते हैं, इसमें बड़ा सा लिखा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बताने हैं, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट बना हुआ है। उसके नीचे उपभोक्ता की अज्ञानता दिया गया, उनको लिखेंगे। त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली का वर्णन करना है, यहाँ से देख सकते हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उसके बाद प्रांतीय राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, फिर है ग्राहकों के उत्तरदायित्व के बारे में आपको बताने हैं। तो ये प्रश्न 4 है। पहला पॉइंट पर उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग अवश्य करे, उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए, उपचार हेतु शिकायत करनी चाहिए, उपभोक्ता को गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है, यहाँ से देख सकते हैं। अनुसूचित व्यवहार के 2 उदाहरण लिखिए, अनुचित व्यवहार के उदाहरण सहित आपको समझाना है, अनुचित व्यापार व्यवहार के 2 उदाहरण सहित इसको लिखना है। ट्रेडमार्क पंजीकरण कराने के क्या लाभ होते हैं उसको बताने हैं। उपभोक्ता संरक्षण के 2 साधन लिखिए, लोक अदालतें, इको मार्क चिन्ह योजना। उपभोक्ता की 2 समस्याएं, मिलावट की समस्या और मूल्य वृद्धि का समस्या, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की 2 विशेषताएं बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य और विशेषताएं, ये दोनों को याद करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्पष्ट कीजिए या पूरी तरीके से इसको समझाना है। ये छोटा सा पैराग्राफ में बना हुआ है, तो इस पैराग्राफ से इसको याद कर सकते हैं। तो पूरे प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन इसी में दिया गया है और इसी से आपको तैयारी करना है। एक चीज़ को आपको फॉलो करते हुए पूरी अच्छी तरीके से इसको फॉलो करना है। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, पूरे क्वेश्चन आपको इसी से ही रिवाइज करने हैं। थैंक यू।